अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ठंडा वालेकुम अस्सलाम होता है यार। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। इलस्ट्रेशन 6 कही थी करने को, तो फिर हो गई कोई मसला? अच्छा, इसमें जो मसला होता है ना, मैं खुद ही बता देता हूँ, क्योंकि कुछ शर्मा शर्मी बच्चे पूछ ही नहीं रहे होंगे। इसमें एक मसला ये होता है कि जो टेबल का डाटा दिया हुआ है वो कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये टेबल में फिगर्स क्या लिखी हुई हैं। तो इलस्ट्रेशन 6 में वो टेबल समझा रहा हूं, जिनको समझ आ गया वो भी सुन लें, जिनको नहीं समझ आया वो भी सुन लें। पॉइंट नंबर 2 समझा रहा हूं, इलस्ट्रेशन 6 खोलिए, पॉइंट नंबर 2। इलस्ट्रेशन 6 पे आइए, पॉइंट 2। ये जो सैलरीज एंड वेजेस की लाइन है, इसके सामने ये 5 फिगर्स लिखी हुई हैं। तो सबसे एंड पे जो 640 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? फिनिश गुड्स के वेयर हाउस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज है। 3800 का क्या मतलब है दरमियान में? सैलरीज एंड वेजेस। सेल्स ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज है, यानी सैलरीज वेजेस है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों की। तो सैलरीज वेजेस की लाइन के सामने ये जो फिगर्स आ रही हैं, ये ऊपर डिपार्टमेंट्स के नाम है। इसी तरह ये जो डेप्रिसिएशन लिखी हुई है, डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन के सामने 1250 का क्या मतलब है? हेड ऑफिस में जो एसेट्स हैं ये उनके एसेट्स की डेप्रिसिएशन है। और सबसे आखिर में 120 लिखा हुआ, ये फिनिश गुड्स की डेप्रिसिएशन है। फिनिश गुड्स का जो वेयर हाउस है वहां जो एसेट्स पड़े हैं ये उनकी डेप्रिसिएशन है। तो ये लेफ्ट में जो अंग्रेजी लिखी हुई है ये खर्चों के नाम है, और वो खर्चे किन किन डिपार्टमेंट्स के हैं वो कॉलम में है। अब उसमें हमने ये करना है कि हमने सिर्फ फैक्ट्री खर्चे लेने हैं और रॉ मटेरियल के वेयर हाउस वाले खर्चे लेने हैं, इनको हमने एफओएच में शामिल करना है। ये पॉइंट था इसमें बस। और आपने इसमें कुछ पूछना है तो बताएं। कल मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवा दिए थे। अच्छा, अब दूसरे में ही आगे बढ़ा लें बेशक बात, या तीसरा बना के लिख लें जो बताने लगा हूं। कल मैंने एनआरवी के हवाले से 2 बातें की थी। एक बात ये की थी कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो और एनआरवी का कंपैरिजन सबके ग्रैंड टोटल का नहीं करना, हर प्रोडक्ट का अलग अलग करना है। फिर अगली बात ये थी कि अगर एक ही प्रोडक्ट है तो उसके जितने यूनिट्स हैं उन सब का टोटल करना है कंपैरिजन। ये दूसरी बात की थी। अब आप चाहें तो इसी दूसरी बात यानी पॉइंट 2 में ही और लाइन लिख लें, चाहें तो पॉइंट 3 कर लें। अगर प्रोडक्ट ए के 300 यूनिट्स हैं और इनमें से 40 यूनिट्स टूटे फूटे हैं, खराब हुए हैं, और बाकी 260 ठीक है, तो फिर अब अलग करना पड़ेगा। 40 को अलग, 260 को अलग। तो ये जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि एक प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स हैं उन सब की टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरबी को कंपेयर करना है, लेकिन उसी प्रोडक्ट के अगर कुछ यूनिट्स डिफेक्टिव हैं तो डिफेक्टिव वालों को नॉर्मल वालों से अलग अलग कंपेयर करना है। दोबारा, कल दूसरा पॉइंट ये बताया था कि प्रोडक्ट ए के अगर 300 यूनिट्स हैं तो 300 के 300 की टोटल कॉस्ट टोटल एनआरबी से कंपेयर करनी है, कल की थी बात। लेकिन अब इसमें लेकिन ये आ रहा है इनमें से कुछ खराब हैं और बाकी ठीक हैं, तो अब भी 300 की टोटल कॉस्ट टोटल एनआरबी नहीं, अब इन खराब वालों की एनआरबी कॉस्ट कंपैरिजन अलग और नॉर्मल वालों का कॉस्ट एनआरबी कंपैरिजन अलग। ये लिख लें।
हाँ जी लिखा। चलें अगला पॉइंट। स्टॉक में 500 यूनिट्स पड़े हुए और इनकी कॉस्ट थी 20,000 रुपए टोटल। हम इनको एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए सेल करने के दो रास्ते सोच रहे हैं। एक जहन में आइडिया ये आ रहा है कि इसको ना एज इट इज बेच दें, और एज इट इज बेचा तो फिर ये बिक जाएगा 18,000 का, खराब है शायद। या फिर हम सोच रहे हैं कि इसको ना इंप्रूव कर लेते हैं। हम पहले इसका इलाज करा लेते हैं, इलाज कराने पे 3,000 लगेगा, और फिर इसको हम बेच देते हैं 23,000 का, 22,000 का। ये दो आइडियाज चल रहे हैं दिमाग में। अगर इनमें से कोई एक फैसला कर चुके हुए हैं तो फिर तो दूसरा खत्म हो गया ना। लेकिन अगर दो आइडियाज दिमाग में चल रहे हैं तो उस स्टॉक की एनआरवी कितनी? जी 19,000 के 18,000। लेकिन हमने तो लोअर, हमने लोअर मतलब लोएस्ट पॉसिबल, बिल्कुल सस्ता सा नहीं करना होता। हमने लोअर ऑफ व्हाट? कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी कैसे निकालनी है ये आईएएस कह रहा है कि इतनी तो समझ आपको खुद होनी चाहिए कहां बेच रहा है जाके। ये तो बिजनेस की समझ की बात है ना। देखें, एनआरवी कैलकुलेट करनी है और उसको कॉस्ट से कंपेयर करना है, और जो लोअर है उसके ऊपर इन्वेंट्री रखनी है। ये तो स्टैंडर्ड या रूल्स बता देंगे। लेकिन एनआरवी निकालने के लिए किस मार्केट में जाके बेचना है ये तो बिजनेस ने सोचना है ना। तो बिजनेस इनमें से यकीनन कौन सा वाला स्टेप लेगा? ये वाला। अच्छा, ज्यादा इसकी बात कर रहे हैं जी। तो चूंकि बिजनेस यकीनन अकलमंदी वाला फैसला करेगा तो हम एनआरवी इनमें से हाईएस्ट वाली को लेंगे, फिर कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। तो if more than one options to sell are available, if more than one options to sell are available, then the option with highest NRV will be considered. Option with highest NRV will be considered. और ये मिसाल नोट करेंगे तो ये एनआरवी लेंगे। पांचवी बात, पांचवा पॉइंट समझा रहा हूं। अच्छा, पांचवा पॉइंट मैं आपको ना ये इस तरह की टाइमलाइन या डायग्राम बना के समझा रहा हूं, लेकिन ये नोट करने के अलावा जो समझाया होगा वो भी लिखना, सिर्फ इसको नोट नहीं करना। जो समझा रहा हूं वो भी लिखिएगा। ईयर एंड पे हमारे पास 200 यूनिट्स पड़े हुए हैं और एनआरवी निकालना चाह रहे हैं हम। तो एनआरवी के लिए क्या चाहिए होती है? सेल वैल्यू और माइनस सेलिंग कॉस्ट। तो आपको 3 प्राइसेस दे रहा हूं मैं। एक इधर एवरेज प्राइस,
यानी हम ऑन एन एवरेज इतने का बेचेंगे, इतने का बेचते थे। और एक आपको, भाई ये पास्ट है ना, ये पास्ट बनाया मैंने, ये पास्ट, इधर ये पास्ट लिख रहा हूं, इधर फ्यूचर लिख रहा हूं। हम इतने का बेचेंगे जबकि मार्केट यानी अदर्स, बाकी लोग इतने का बेच रहे हैं। उम्मीद है इतने का बेचेंगे, हमें उम्मीद है हम इतने का बेचेंगे। एनआरबी के लिए कौन सी फिगर लेनी है? 60 या 56 या 50? अच्छा 60 इसलिए क्योंकि मैंने भी कहा था हायर, वो बात बदल गई हुई है जी। 60 जो कह रहे हैं वो ज्यादा की वजह से 60 कह रहे हैं। फिर अच्छा चलें, जिनको अभी खुद समझ नहीं आ रहा क्यों कह रहे हैं अब, अच्छा ठीक है। एनआरवी में हमने जो सेल वैल्यू लेनी होती है वो होती है हम कितने का बेचेंगे, ये प्रेफर्ड है, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। ये हमारी जिद्दबाजी नहीं है। हो सकता है हमारे पास टीम अच्छी हो सकता है हम कुछ और एडिड फीचर देते हो जो बाकी लोग ना करते हो। तो इसकी एनआरवी निकालने के लिए नंबर 1 फ्यूचर देखना है, पास्ट नहीं। नंबर 2 हम कितने का बेच लेंगे, बाकी नहीं, हम कितने का बेच लेंगे। तो एनआरवी निकालने के लिए नंबर 1 ये है, और अगर ये नहीं पता तो फिर 50 या 56? 56 नंबर 2 ये है, और अगर फ्यूचर पता ही नहीं तो फिर जितने का पहले बेचते थे फिर आइंदा भी उतने का ही बेच लेंगे। तो एनआरवी निकालने के लिए प्रायोरिटी फ्यूचर है, और फ्यूचर में से भी जो हम समझते हैं जितने का बेच लेंगे ये एनआरवी। लेकिन अगर ये नहीं है तो इससे काम चल जाएगा, ये भी नहीं है तो इससे काम चल जाएगा। तो ये 1 2 3 क्या लिखा मैंने, ये मैंने प्रेफरेंस लिखी है, ये मैंने प्रेफरेंस लिखी है कि एनआरवी निकालने के लिए ज्यादा हमें फ्यूचर और वो भी हमारी प्राइस चाहिए। नहीं पता तो मार्केट भी चल जाएगी, वो भी नहीं पता तो पास्ट चल जाएगी। तो इसको नोट करें जरूर, लेकिन ये 1 2 3 क्या, 1 2 3 ये भी समझाना अपने आप को। जी जी जी, यानी मैंने कम ज्यादा की वजह से ये नहीं ली है, हमारी प्रेफरेंस है कि हम कितने का बेच लेंगे फ्यूचर, और वो भी हम कितने का बेच लेंगे। फ्यूचर का डाटा नहीं है तो पास्ट से काम चला लेंगे।
हाँ जी लिखा। चलें अब करते हैं इसका सवाल एनआरबी का। एक सवाल कर लेते हैं बोर्ड पे, एक आपको होमवर्क दे देता हूं। बल्कि संडे है, क्या करेंगे, बोर ही होंगे, 3-4 होमवर्क दे दूंगा। एक सवाल जो अभी क्लास में कर रहा हूं वो तो करें ना आप। आइए जी, चैप्टर में एक तो है इलस्ट्रेशंस। जब आप इलस्ट्रेशन 8 से आगे पेज पलटेंगे तो पास पेपर में मैंने इलस्ट्रेशन हर चैप्टर में नहीं बनाई हुई, कुछ कुछ में बनाई हुई है। और ये भी जो मैंने इस चैप्टर में इलस्ट्रेशंस डाली है ना, ये असल में किसी और पेपर के पास पेपर के सवाल थे। ये FR 1 में होता था, कभी इंट्रो में होता था कभी, तो मैंने उसके पास पेपर डाले में, तो उनको मैंने इलस्ट्रेशंस के सेक्शन में डाल दिया। अदरवाइज हर चैप्टर में इलस्ट्रेशंस नहीं है, पास पेपर्स के क्वेश्चन जरूर हैं। तो इलस्ट्रेशन 8 से आगे देखें, पास पेपर्स हैं और उनमें आ जाइए आप आखिरी वाले पे। नई बुक में क्वेश्चन 9 होगा, स्प्रिंग 2010। स्प्रिंग 10 अटेम्प्ट का सवाल है। इसमें एक अच्छे पुराने सवालों में ना कुछ केयरलेस मिस्टेक्स होती थी, तो मैंने जिस सवाल में अमेंडेड लिखा होगा तो मैंने उस सवाल को थोड़ा चेंज किया होगा। पास्ट के किसी सवाल में एरर है या सॉल्यूशन में एरर है, ये बात आपको मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो जिस सवाल में कोई एरर हो और मैंने वो चेंज किया हुआ, तो वो मैंने लिखा होगा कि अमेंडेड। और इसी तरह से जो सॉल्यूशंस मैंने पीछे डाले हुए ना, उनमें जहां जहां मैं आई कैप से इख्तलाफ कर रहा हूं और मेरी नजर में आई कैप के सॉल्यूशन में गलती थी, तो मैंने वो साथ गलती भी लिखी हुई। चले सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। स्प्रिंग 2010 अटेम्प्ट का सवाल है, XYZ लिमिटेड। सवाल पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं सॉल्व। सवाल पढ़ने को कहा यार, पढ़ लिया। अच्छा, जो टेबल के अंदर लिखा होता है वो भी पढ़ना होता है। चले पढ़ लिया आपने। सवाल को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद उसकी ना रिक्वायरमेंट समझ के प्लान करते हैं सवाल। आपको सवाल पढ़ के इतना पता चल रहा है कि ये 4 प्रोडक्ट्स हैं और मैन्युफैक्चरर है बेशक, लेकिन आपको कोई लंबी लिस्ट देके COGM कैलकुलेट नहीं करवाई गई, दी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड गिवन है। और पूछा यह है कि क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो, यानी वैल्यू,
4 प्रोडक्ट्स हैं और उनकी वैल्यू निकालने को कहा है। तो सवाल की प्लानिंग क्या हुई, चारों का ग्रैंड टोटल करके कंपेयर करें या हर प्रोडक्ट को अलग अलग। इस सवाल में आसानी यह है कि आप हर प्रोडक्ट की हेडिंग देके जब अलग अलग सवाल करेंगे ना, तो जब प्रोडक्ट ए पूरा सॉल्व हो जाएगा तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट उसी स्टेप से बी सी डी तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इस सवाल में वैसे पीछे सॉल्यूशन तो कॉलम वाइज हुआ होगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं कि हम इसको 4 सवाल समझेंगे, 4 अलग अलग सवाल लेके चलेंगे तो सवाल का डाटा कंट्रोल में रहेगा। तो सवाल की प्लानिंग क्या हुई, हमने हर प्रोडक्ट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट चाहिए और एनआरवी चाहिए। और अगर सवाल पढ़ा हो तो यह भी नजर आ रहा है कि डैमेज यूनिट भी है, तो इसका मतलब नॉर्मल का कंपैरिजन अलग और डैमेज का अलग करना पड़ेगा। कॉस्ट चाहिए और कॉस्ट चाहिए तो कुछ ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा है। जब ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा है तो फिर देखना पड़ेगा कि मेथड कौन सा है। तो 2 में एफको है, 2 में फाइफो है। एफको है तो ओपनिंग और नए को मिला के एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। फाइफो है तो क्लोजिंग वाले नए में से ही होंगे। एक एक सवाल एक एक प्रोडक्ट लेके चलते हैं। स्प्रिंग 10 पहले ले ली प्रोडक्ट ए की हेडिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो हमें कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करना पड़ेगा। और चूंकि डैमेज यूनिट्स भी हैं तो नॉर्मल को अलग और डैमेज को अलग। कितने हैं? डैमेज वाले या क्लोजिंग यूनिट्स? क्लोजिंग। तो डैमेज वाले कितने हैं? कितने? 300। इसका मतलब नॉर्मल वाले 4700 है। ये हमें क्लोजिंग यूनिट्स ये 2 अलग अलग लिख लिए क्योंकि इनको अलग और इनको अलग लेके चलना है। अब हमें चाहिए कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट निकालते हैं पहले। इनकी कॉस्ट निकालने के लिए मेथड कौन सा? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड है तो हम फिर यूनिट्स रख लेते हैं। ओपनिंग कितना था इनका जी? 10,000 यूनिट्स। और कितने वाले थे? अच्छा चले ये ले, टोटल कितने के थे? 70,000, यानी 7 का 1। और इस महीने में क्या क्या हुआ? महीने में, साल में, क्या है सवाल? दी रिलेटेड डेटा, पहली लाइन, फॉर द ईयर, तो पूरा साल। तो पूरे साल के दौरान कितनी दफा प्रोडक्शन अलग अलग बताई हुई? बस एक ही है, यानी ओपनिंग स्टॉक है और प्रोडक्शन है बस। तो ये जो इस साल की प्रोडक्शन हुई, कितने यूनिट्स और कितने रुपए के? 4 लाख। तो एक कितने का? 8। अगर फाइफो मेथड होता तो ये इसमें से होते। एफ को है तो हमें इनका एवरेज बनाना पड़ेगा। जी 7.83। ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकल आई। अच्छा, कल ये बात बताई थी कि अगर फाइफो है फिर तो लाजमी टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी को कंपेयर करना है, लेकिन अगर एफ को है तो रेट से भी काम चल जाएगा, तो हम इसको एनआरवी से कंपेयर कर लेंगे। अगली तलाश एनआरवी की। कॉस्ट निकाल ली, अब एनआरवी पे आते हैं। और इन दोनों की अलग अलग ना, तो नॉर्मल वालों की यहां तक पहुंचे, फिर एनआरवी समझाता हूं।
जहां तक पहुंचे एनआरवी, एनआरवी के लिए चाहिए हमें एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू। तो किधर है सेल? प्रोडक्ट ए का सवाल कर रहा हूं सारा सॉल्व, सिर्फ ए वाला कॉलम देखिए, कहां है कहीं सेल की बात? किधर? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये तो 2009 गुजरे हुए ईयर की बात हो रही है, हमने तो एक्सपेक्टेड लेनी है। तो कोई और उन्होंने बताई ही नहीं 2010 में क्या होगी, इसलिए फिर हम 2009 वाली ही ले लेंगे। तो ये नीचे बताई नहीं हुई 10%, 10% बताई नहीं इंक्रीज, बताई नहीं है। वो सेलिंग एक्सपेंसेस की बात की है, सेलिंग प्राइस की थोड़ी बात की है। टेबल के नीचे आखिरी लाइन, द कंपनी एस्टिमेट्स दैट इन जनवरी 2010 सेलिंग एक्सपेंसेस 10% बढ़ जाएंगे, सेल प्राइस थोड़ी कह रहा है बढ़ जाएगी। तो फ्यूचर की सेल प्राइस नहीं बताई, तो फिर वही पास्ट वाली चला देंगे, यानी 10 रुपए। अब वो मैं बताता हूं। तो सेल प्राइस फिर हम लोग एग्जिस्टिंग वाली ले लेंगे 10 रुपए। ये जो टेबल में एक लाइन लिखी है ना, यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, ये मैंने कल आपको नाम बताया था रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है कि अगर हम अब खरीदने जाएंगे तो कितने का मिलेगा। ये उसने ना वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी हुई है, और एग्जामिनर ये टेस्ट कर रहा था कि बच्चा फिनिश गुड्स पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो नहीं लगा लेता, वो तो रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी होती है। मैंने रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको लिख के भी दी थी कि अब खरीदने जाएंगे तो कितने का मिलेगा। तो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी हुई है, लेकिन फिनिश गुड्स के लिए नहीं होती काम की। तो यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज का कुछ भी नहीं करना है सवाल में। सेल प्राइस आ गई, एनआरवी चाहिए, क्या करें? माइनस कॉस्ट टू सेल। और कॉस्ट टू सेल मैंने कल बोला था कि ये इंक्रीमेंटल है, यानी बेचेंगे तो ये खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो ये खर्चा नहीं होगा। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सेल तो कहां है सवाल में? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। ये जो वर्ड उन्होंने वेरिएबल लिखा है ना, ये हमें हिंट दे रहा है कि चूंकि वेरिएबल है तो सेल करनी है तो ये खर्चे होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। ये है कॉस्ट टू सेल। अगर सवाल वाला आपको वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी दे देता, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट भी दे देता, तो कॉस्ट टू सेल हमने किसको लेना था? वेरिएबल को, इसलिए साथ वेरिएबल का वर्ड लिख दिया उसने। तो वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं 10 रुपए में से 60,000 रुपए माइनस कर दूं, है ये 10 रुपए सेल प्राइस पर यूनिट है, तो कॉस्ट टू सेल है 60,000, वो माइनस कर दूं, फिर उसको पर यूनिट करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें 60,000 रुपए को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? यूनिट्स कौन से? प्रोड्यूस्ड। अरे नहीं नहीं नहीं, ओहो, इनको इनसे डिवाइड करना। पूरे साल की टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो पूरे साल में हुए थे, पर यूनिट कितने हुए थे, कैसे निकालें? जितने यूनिट्स बने थे उनसे डिवाइड करके। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, जितने यूनिट्स बिके थे, कितने बिके थे, कैसे पता? तो 55,000 बिके थे, नहीं समझे? वर्किंग वन, कितने यूनिट्स बिके थे? 10,000 पहले थे, 50 और बने, 5 बच गए, तो फिर 55 बिक गए। अच्छा, इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या चीज होगी? कॉस्ट टू सेल पर यूनिट 2009 की कि 2010 की? 2009 की। हमने एनआरवी फ्यूचर को सामने रखना होता है, तो फ्यूचर में क्या होगा? 10% बढ़ जाएगी। ये 2009 वाली है। 2009 में इतने यूनिट्स बिके थे, इतने रुपए वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट एक्सपेंसेस आए थे, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन ये तो पिछले साल की है, हमने फ्यूचर लेना, फ्यूचर कहा है 10% महंगा हो जाएगा, ये उसको 10% महंगा कर दिया, तो कॉस्ट टू सेल बन गई 1.20। ये हो गई एनआरवी 8.8। और डिफेक्टिव वालों की अलग। सेल प्राइस, डिफेक्टिव वाले कितने के बेच लेंगे? डिफेक्टिव वाले कितने के बेच लेंगे? ये बताया कितने का बेच लेंगे? डिफेक्टिव वाला कितने का बेच लेंगे बताया नहीं, लेकिन कहा है इतने का रिपेयर करवा लेंगे। तो अगर रिपेयर करवा लेंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा ना,
तो फिर कितने का बिक जाएगा? नॉर्मल का ही। तो सेल प्राइस फिर यही होगी, कॉस्ट टू सेल भी यही होगी, साथ कॉस्ट टू रिपेयर आ जाएगी। कितनी? 3 रुपए, 5.8। और अब प्रोडक्ट ए का फाइनल आंसर, इसी से आगे चल रहा हूं, इसी से नीचे अलग चल रहा हूं। वैल्यू ना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो नॉर्मल वालों की कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट लोअर है, और डैमेज वालों की कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी लोअर है। थ्री 6 1 7 5। ये प्रोडक्ट ए है। अगर आपको ये सारा पैटर्न तरीका सब समझ आ गया तो बी सी डी तीनों बस मैंने फिगर्स बदलनी और उनके आंसर बनने। इनमें किसी चीज पे एतराज परेशानी है तो बताएं। हाँ जी नोटेड साहब, कोई कैलकुलेशन बताएं बेटा, पूछने दो। चलें अब आते हैं प्रोडक्ट बी पे। मैंने तो बस फिगर्स ही बदलनी है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे अभी मेरे पास FAR 1 में भी होते हैं? आज ना मुझे एक जगह जाना है तो मैं FAR 1 की क्लास नहीं ले सकूंगा। FAR 1 कहा है सिर्फ। अब आप अपने दोस्तों को MFA की क्लास लूंगा, जो जिनके कुछ MFA में भी है। FAR 1 की बात करो, मतलब मैं जोहर के टाइम निकल जाऊंगा। कितनी खुशी है ना? कल
प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी के स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? 10,000। खराब कितने? 600। तो फिर सही है 94। ओपनिंग में कितने थे? टोटल कितने के? तो एक कितने का? 3। और नए कितने बने? 60। कितने के? 10 का एक। और एवरेज मेथड है? तो एवरेज रेट हो गया 9.47। सेल प्राइस 12। 15, 60, 10। कितने बेचे थे? वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 1 पॉइंट। नॉर्मल वालों की कॉस्ट लोअर है, डिफेक्टिव वालों की एनआरवी लोअर है। वन। जी क्या जी? हम लोग अभी जब ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट और ये सब जो चीजें पढ़ रहे थे, और उसमें जो वर्ड कॉस्ट था, ये एक्सपेंस है या एसेट है? जब आपको मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, ये एक्सपेंसेस की बात हो रही है ना, तो कॉस्ट टू सेल या सेलिंग एक्सपेंसेस एक ही बात है। ये एक्सपेंस ही मतलब को कॉस्ट कह रहे हैं हम। बड़ी देर लगा दिया लिखने में। मैंने तो ऐसे ऐसे किया था, देखें ऐसे।
प्रोडक्ट सी के क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं? 15,000। खराब कितने? ओपनिंग कितने थे? 1। मजीद कितने बने? फाइफो है तो ये 15,000 इनमें से। नॉर्मल वालों की भी एनआरवी लोअर है और खराब वालों की भी एनआरवी ही लोअर है। अच्छा हाँ, मैंने तो कहा था फाइफो हो तो फिर हम टोटल कंपेयर करें, लेकिन एक ही रेट है, इन्हीं में से ही है ना सारे, तो एक ही रेट है, इसलिए 11 को ही मैंने कंपेयर कर लिया। तो नॉर्मल वालों के लिए 14,200, इनकी भी एनआरवी कम है और इनकी भी एनआरवी ही कम है। वन फाइव टू 6608 159 400।
अच्छा, तो मैं ही करे जा रहा हूँ सवाल, समझ आ रहा है? पूछ रहे हैं कुछ है जी? नहीं, मेरा दिल कर रहा है करने का, मैं लिखना चाह रहा हूँ सामने। नहीं, मुझे अधूरा अच्छा नहीं लग रहा छोड़ना। मैं नहीं, आपका जो खुद करने का दिल कर रहा है, मैं आपको 2 सवाल दे देता हूँ, आप फिक्र ना करें। चले चले जाए जिन्होंने जाना है। एक प्रोडक्ट डी बेचारे का क्या कसूर है जब वहां इतने किए हैं, थोड़े और सही। प्रोडक्ट डी के यूनिट कितने पड़े हैं? 24,000। खराब कितने? 1500। सही कितने हैं? ओपनिंग 25,000। नए बनाए तो ये तो है ही 12, तो फिर 12। और इनमें भी दोनों में एनआरवी लोअर है। टू 5 6 डबल 1।
हाँ जी, प्रोडक्ट डी। 2 सवाल होमवर्क, 2 नहीं 2। अच्छा एक एक करके कर लें, लेकिन 2 सवाल होमवर्क है और बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मैंने फिर डबल एंट्रीज करा दी अगली क्लास में, जनरल एंट्रीज। तो 2 सवाल होमवर्क हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो ये दोनों सवाल कर लें, और जो गंदे घटिया कमीने वो ना करें। इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 4 तकरीबन इस जैसा ही है, तो इलस्ट्रेशन 5 जरूर करना, और इलस्ट्रेशन 4 भी अच्छे बच्चे कर लें तो, लेकिन 5 जरूर करना, 4 इस जैसा ही है। तो इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 5 करके आना बेटे। मंडे को इंशाल्लाह मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज कराता हूं। चलें ठीक है, अल्लाह।